नमस्कार साथियों, मैं कुमार प्रियांक पहली बार आप सभी के समक्ष ऑनलाइन उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद प्रियांक के माध्यम से। और इसके माध्यम से मैं सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड अधिकांश सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स और भी जो तमाम अन्य विषय जिन पर लगेगा मुझे कि मैं आप सबको कुछ फ़ायदा दे सकता हूं, कुछ रोचक जानकारियां दे सकता हूं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो आपके काम आ सकेंगे, स्पेशली जो बिगनर्स होंगे या जिन्होंने अभी शुरुआत की होगी एक आध साल से, वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरे जो ये वीडियो क्लासेज जो हैं वो काफ़ी काम आएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं नियमित अंतराल पर आपको वीडियोज़ जो है, छोटे छोटे वीडियोज़ ही सही, कम समय के, ताकि आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगे और कम समय में ही आपको ज़्यादा रोचक जानकारियाँ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको मिल सके। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि नियमित जो है अपने वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ अपने इस YouTube चैनल जीएस विद प्रियांक पे। और इसके लिए आप सभी प्लीज़ मेरा ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब जब मैं अपने वीडियोज़ अपलोड करूं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रोज़ शाम में एक वीडियो जो है वो वेरियस टॉपिक्स पर आपको अवेलेबल हो जाए मेरे यूट्यूब चैनल पर। और उसी कड़ी में आज शुरुआत करते हुए, एक इनिशिएटिव लेते हुए मैंने इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत करी है। और उसमें आज अपने इस पहली क्लास में, पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में आज मैंने कोशिश की है कि जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है यानी प्राचीन भारतीय इतिहास से, इनको विभिन्न पीरियड्स में, कालखंड में बांटा गया है, कुछ आधार पर, कुछ बेसिस पर, और आज हम उनकी चर्चा करेंगे। इंडियन हिस्ट्री में जब आपको एक पीरियड का एक पर्सपेक्टिव, एक कॉन्सेप्ट जब तैयार हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपको ये रोचक लगने लगेगा कि अलग अलग कालखंड को जानने के बाद जब आपको भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री जो है उसको समझने में आसानी होगी। तो आइए आज हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस कालखंड को समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंडियन हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन पर मैं निरंतर वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा। और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, उन सभी को जो फैक्ट्स के साथ जो है मैं रखता जाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में हमने डिवाइड किया है। अधिकांश हिस्टोरियंस ने भी ऐसा ही डिवाइड किया है। और हम देखेंगे कि जो पहला कालखंड जो हमें व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है वो है प्रागैतिहासिक कालखंड यानी प्री हिस्टोरिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वास्तविक इतिहास है हमारा, उससे पहले का कालखंड, और इसे हमने यह प्राग ऐतिहासिक नाम दिया है यानी प्री हिस्टोरिक। जो दूसरा कालखंड है उसे हम प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर इसको आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक कहने का बेसिस क्या है, आधार क्या है। और उसके बाद हमारा हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक कालखंड। इसमें उदाहरण स्वरूप मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम पूरे इस हिस्टोरिक कालखंड की बात करेंगे, जब हम इस ऐतिहासिक कालखंड की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास। तो जैसे जैसे मेरे वीडियोज़ आते जाएंगे आप सभी को क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। अभी हम यहाँ देखते हैं कि आखिर इसे प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक हम क्यों बोलते हैं इस कालखंड को। इस कालखंड में हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक कालखंड है, उस समय जो हमारे प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स थे, जो हमारे आदि मानव थे, वो अभी सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे थे और उन्हें तब लिखना पढ़ना नहीं आता था। बस वो किसी तरह उस कठिन कालखंड को जी रहे थे हमारे आदि मानव, क्योंकि तब तक उनका ब्रेन जो था वो उतना विकसित, डेवलप नहीं हुआ था। और यही कारण है कि उस समय हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो जो टूल्स हमें उस समय मिले हैं उसके कालखंड के आधार पर हमने बेसिस पर इसे प्री हिस्टोरिक नाम दिया है।
उसके बाद हम अगले कालखंड में आते हैं, अगले पीरियड में आते हैं, दैट इज प्रोटो हिस्टोरिक। इस समय क्या है, लिखित साक्ष्य हैं परंतु अभी तक वे पढ़े नहीं जा सके हैं, यानी देयर आर रिटन एविडेंसेस बट येट दे हैव नॉट बीन डेसिफर्ड और डिकोडेड। तो अभी तक इन्हें, जो ये हमारे रिटेन एविडेंसेज हैं, उन्हें डिकोड नहीं किया सका है। तो वैसे कालखंड को हम प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, और उसके एग्जाम्पल में भी हम आपको आगे दिखाएंगे अभी। और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं, हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। यानी देयर आर रिटन एविडेंसेज ऑल्सो एंड दे कैन आल्सो बी स्टडीड और दे कैन आल्सो बी रेड, उन्हें भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ऐतिहासिक यानी हमारा हिस्टोरिक पीरियड, और उसके उदाहरण की भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक कालखंड में सबसे जो बेस्ट उदाहरण या एकमात्र उदाहरण जो है वो है हमारा पाषाण युग यानी स्टोन एज। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, यानी यह वह कालखंड है जब जो आदि मानव था वह पत्थरों का उपयोग औजार के रूप में, हथियारों के रूप में करना उसने सीख लिया था, और इसीलिए इसे हम पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं। यानी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्रिमिटिव मैन यूज्ड स्टोन एज देयर टूल्स, दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज स्टोन एज। दूसरे उदाहरण पे हम बढ़ते हैं और वो है हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसा इसलिए कि शुरुआत में यह सभ्यता सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही मिली थी, यानी इंडस रिवर के आसपास ही इस सभ्यता के साइट्स खोजे गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 1500 से ज़्यादा, मोर देन 1500 साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, और पाया गया कि यह न केवल सिंधु नदी इंडस रिवर के आसपास वरन लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई है। यह सभ्यता जो है पूरे बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैली हुई है यह सभ्यता। और जब आने वाले वीडियोस जब मैं अपलोड करूंगा हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तो उसमें इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमें उसकी लिपि मिली है, लेकिन आज तक किसी ने भी, कोई कितना भी बुद्धिमान हो गया, लेकिन आज तक किसी ने भी हड़प्पा सभ्यता की उस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं पाई है। यानी टिल डेट नो वन हैज़ बीन सक्सेसफुल टू डेसिफर द कोड ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। और इसी कारण आज तक हम इसे कहाँ रखते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद्य ऐतिहासिक कालखंड में रखते हैं। और एक बात ध्यान देने लायक है दोस्तों कि जिस दिन यह लिखित साक्ष्य पढ़ लिए गए उसी दिन हड़प्पा सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक उदाहरण से उठ करके हिस्टोरिक के क्षेत्र में आ जाएगा, ये स्पष्ट रहे। यानी जिस दिन इसके रिटेन एविडेंसेस पढ़ लिए जाएंगे उस दिन ये कालखंड प्रोटो हिस्टोरिक न रह करके हिस्टोरिक में बदल जाएगा। आशा है कि आप इस चीज़ को, बेसिक अंतर को समझ गए होंगे। उसके बाद तीसरे ये पर आते हैं कालखंड में, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक पीरियड में। इसमें उदाहरण के रूप में मैंने वैदिक कल्चर को यानी वैदिक संस्कृति को रखा है। आप नाम देख करके हैरान हो रहे होंगे कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता लिखा गया है और यहाँ वैदिक संस्कृति, यानी दिस इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन बट दिस इज़ वैदिक कल्चर। यानी सभ्यता और संस्कृति में कुछ ना कुछ तो अंतर है, और इस अंतर को, इस डिफरेंस को मैं अपनी आने वाले वीडियोज़ में आपको बताता जाऊँगा। तो तब तक के लिए आप इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जो बिगनर्स हैं वो तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि निसंदेह आपको मेरे से जुड़ने का फ़ायदा होगा। और वैदिक संस्कृति यानी वैदिक कल्चर, इस समय लिखित साक्ष्य भी हैं, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद जो हैं ये इस वैदिक संस्कृति कालखंड के हैं। कुछ हिस्टोरियंस ने वैदिक कल्चर यानी वैदिक संस्कृति को प्रोटो हिस्टोरिक कालखंड में रखा है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जो वैदिक साहित्य जो लिखा गया था वो लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास ही लिखा गया था, न कि इस शुरुआती कालखंड में लिखा गया था। कारण था जो हमारे वैदिक संस्कृति के जो लोग थे, हमारे पूर्वज, उन्हें संस्कृत बोलना तो आता था लेकिन इस कालखंड में लिखना नहीं आता था। वो अंतिम चरण में ही जाकर के लिखना भी सीख पाए थे। लेकिन
इसको मैंने फिर भी आधे ऐतिहासिक में न रख करके हिस्टोरिक में ही रखा है। कई अनेक इतिहासकार भी इसे हिस्टोरिक में ही रखते हैं। कारण क्या है कि देखो, लिखित साक्ष्य तो हैं ही और वो पढ़े भी जा सकते हैं, और वो तमाम जो लिखित साक्ष्य हैं, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो या फिर अथर्ववेद हो, ये सभी जो हैं किसके बारे में जानकारी देते हैं? इस कालखंड के बारे में। आगे हम देखेंगे, जब वैदिक संस्कृति से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें हम देखेंगे कि ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है उसे हम ऋग वैदिक कालखंड कहते हैं, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड होगा वो उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक पीरियड के नाम से वो जाना जाता है। वो क्यों उसमें अंतर है, ये आने वाले वीडियोज़ में मैं विस्तार से मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तमाम रोचक जानकारियाँ आपको इसमें मिलती जाएंगी, और जब इस कालखंड में हम आएंगे आने वाले वीडियोज़ में तो वहाँ मैं बताऊँगा कि एंशेंट इंडिया का जो ये हिस्टोरिक पीरियड है, ये वैदिक संस्कृति से लेकर के और कन्नौज के शासक यानी रूलर ऑफ कन्नौज जो फेमस रूलर थे हर्षवर्धन, उनके समय तक का जो कालखंड आता है वो सभी हम प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, यानी एंशेंट इंडिया में पढ़ते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था, जब सिंध को इन्वेड किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, when Sindh was invaded by Muhammad bin Qasim in 712 AD, तो उस तारीख से, उस समय से जो है अधिकांश इतिहासकार जो है भारत के मिडिवल पीरियड को शुरू होना मानते हैं, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण से माना जाता है। कई अन्य इतिहासकार उसे 750 ईस्वी में रख देते हैं। यानी मोटा मोटी एक आकलन है कि 8वीं सदी की शुरुआत से या मध्य से जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत हो जाती है, यानी 8th सेंचुरी AD से। और उसी में फिर हम देखेंगे कि मुग़ल सम्राट, मुग़ल एम्परर औरंगजेब के डेथ यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक अधिकांश इतिहासकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कालखंड मानते हैं। कुछ इतिहासकार प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था बंगाल में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे और उनके एक पॉलिटिकल हेजेमनी स्थापित हो गई थी, एस्टैब्लिश्ड हो गई थी बंगाल में, उस कालखंड तक वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कालखंड मानते हैं। तो ये विभिन्न हिस्टोरियंस का एक अपना परसेप्शन होता है, कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई फंसने की बात नहीं है, इससे आपके एग्जाम्स प्रिपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि 8th सेंचुरी से लेकर के जो 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड है वो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का पीरियड आता है, और फिर वहाँ से लेकर के 1964 तक यानी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ तक, यानी मृत्यु जो 1964 में हुई थी, तब तक के कालखंड को विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से हम उसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक में रखते हैं। वैसे तो हर बीता हुआ पल जो है हमारा अतीत, वो इतिहास का अंग बन जाता है साथियों, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से 1964 का जो ईयर है वो एक लैंडमार्क है और वहाँ तक हम इसे सीमित रखते हैं। तो आइए वापस हम इस वाले टॉपिक पर आ जाते हैं। पाषाण युग की हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक माना गया है। अधिकांश हिस्टोरियंस जो है पाषाण युग की जो शुरुआत है स्टोन एज का, वो 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। डेट इज 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 1000 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। और ये इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है जो किसके हिस्से आता है, स्टोन एज के हिस्से आता है। लेकिन सबसे लंबी कालावधि और हमें सबसे कम किस में पढ़ना है, तो इसी स्टोन एज के बारे में, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई बहुत अधिक ठोस जानकारी नहीं है। इतिहास तब विस्तारित या एक्सपैंड हो जाता है जब हमारे पास रिटन एविडेंसेज आ जाते हैं और उन्हें पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका कालखंड, टाइम पीरियड तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे कम रहेंगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशंस का जो कालखंड है वो 2500 BC टू 1750 BC तक माना जाता है। कई हिस्टोरियंस इसे जो है और टाइम फ्रेम में कुछ आगे पीछे कर देते हैं, कुछ 2500 से ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक ही बता देते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो एक ज़्यादातर इतिहासकार जिस ये पर टाइम फ्रेम पर सहमत होते हैं वो आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का है। तो जब हम इस हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा।
और वैदिक संस्कृति मैं पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूँ, आइए इसे फिर दोहरा लेते हैं कि 1500 BC टू 1000 BC तक ऋग्वैदिक पीरियड था, ऋग्वैदिक काल था, और 1000 BC टू 600 BC तक लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल था। क्यों था ऐसा, क्यों डिवीजन किया गया, ये आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताता जाऊँगा। अब वापस हम स्टोन एज पे आ जाते हैं। हम देखेंगे कि स्टोन एज को यानी पाषाण काल को, पाषाण युग को भी डिफरेंट बेसिस पर, विभिन्न आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं ये 3 भाग क्या हैं। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दैट इज पैलियोलिथिक एज। द सेकेंड पीरियड इज मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल, ये स्टोन एज का, पाषाण युग का जो है दूसरा कालखंड है। और जो तीसरा कालखंड है जो ज़्यादा नज़दीक का है वो नवपाषाण काल, दैट इज न्योलिथिक पीरियड और न्योलिथिक एज। इनका जब हम टाइम देखेंगे तो ये इसी में बंधा हुआ रहेगा। हम देखेंगे 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, दैट इज 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 BC। ये टाइम फ्रेम जो है पैलियोलिथिक एज का है। ठीक है, इसको मैं अगले टॉपिक की जब मैं चर्चा करूंगा तो उस पर बताऊंगा कि क्यों जो है इसे पूरा पाषाण रखा गया और क्यों इसे मध्य पाषाण काल में लाया गया। मध्य पाषाण काल यानी जो मेसोलिथिक एज है ये 10,000 BC टू 4000 BC तक है। ठीक है ये, और उसके बाद न्यूलिथिक एज नवपाषाण कालखंड को हम देखेंगे तो 7000 BC टू 1000 BC। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा जो बिगनर्स होंगे उनको कि मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज जो है वो जब 4000 ईसा पूर्व तक गया है तो इसकी शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में 7000 ईसा पूर्व में क्यों हो रही है। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जब हम विश्व लेवल पर देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पर जब हम देखेंगे तो न्यूलिथिक एज यानी नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में ही हो जाती है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखेंगे तो इसकी शुरुआत जो है 7000 BC यानी 7000 ईसा पूर्व से होती है। तो ऐसा इसलिए कि पृथ्वी के कुछ हिस्सों में मानो 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल में ही रह गया था, यानी उसकी प्रगति तो हो रही थी लेकिन धीमी प्रगति हो रही थी। वहीं कुछ जगहों पर न्यूलिथिक एज यानी नवपाषाण काल की शुरुआत हो चुकी थी। आज भी हम देखेंगे, जैसे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को देख ले, अफ्रीकी महाद्वीप को, कि कई सारे कंट्रीज वहाँ पर अभी भी जो हैं अंडर डेवलप्ड ही हैं। यानी वी सी दैट देयर आर सेवरल कंट्रीज इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दैट आर बैकवर्ड, स्टिल दे आर पुअर। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे तो जैसे कि USA हो गया, यूरोप के कई देश हो गए, वो सभी जो हैं डेवलप्ड हैं। तो इसी प्रकार हम इस कालखंड में भी देखेंगे कि पृथ्वी के कुछ हिस्से में तो नवपाषाण काल की शुरुआत हो गई थी, जबकि कुछ हिस्सों में अभी भी मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज ही चल रहा था। आखिर मेसोलिथिक एज ही इसे क्यों कहा गया, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। वैसे मैं बता दूं कि मेसोलिथिक एज जो है इसमें आदि मानव ने क्या किया था कि उसने छोटे छोटे लघु उपकरणों का उपयोग करना सीख लिया था। उसी के आधार पर इसे मेसोलिथिक एज या मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल कहा जाता है। आगे इसकी जानकारी मैं विस्तार से अगले वीडियो में दूंगा। उसके बाद न्यूलिथिक एज, इसकी भी जानकारी कि मानव कैसे प्रगति करता जा रहा है। शुरुआत में आदि मानव था, उसके पास ब्रेन जो था उतना डेवलप नहीं था, तो वो जो है धीरे धीरे सोच रहा था, धीमी धीमी प्रगति हो रही थी। एक लंबा समय लग गया मानव को यहाँ से वहाँ बढ़ने में। सोचिए दोस्तों कि आज हम आप छोटी छोटी समस्याओं में परेशान हो जाते हैं, जबकि जो हमारे पूर्वज थे, जो आदि मानव थे, जो प्रिमिटिव मेन थे हमारे, सोचे कि उनके पास तब कुछ भी नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को अनाज जो था वो वैसे उपलब्ध नहीं था, उन्हें शिकार करना पड़ता था, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके जो है अपने लिए भोजन इकट्ठा करना पड़ता था। सोचिए कि ज़िंदगी कितनी कठिन रही होगी, पहनने को कपड़े नहीं थे, कैसे उस समय में जब बारिश होती होगी या तेज़ गर्मी पड़ती होगी या तेज़ ठंड पड़ती होगी तो कैसे वो बचे रह गए और उन्होंने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया। इससे हमें हिम्मत मिलनी चाहिए साथियों। और कभी भी जब भी डिप्रेशन लगे, आप जब भी अवसाद में जाने लगे, तो हमेशा याद रखना कि हम मानवों ने, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार इस पीरियड से जो है इस पीरियड को जिया और इतना लंबा कालखंड इसको पार करते हुए ही वो मेसोलिथिक पीरियड में आए और फिर इसे भी
इस पीरियड को पार करके न्यूलिथिक में आए और इस न्यूलिथिक फेज के बाद ही हम देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन देखेंगे, हम वैदिक संस्कृति देखेंगे, उसके बाद एंशिएंट इंडिया के कई पार्ट्स, फिर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और इसी तरह वर्ल्ड लेवल पर भी डेवलपमेंट जो है वो होता रहा था और मानव ने कैसे प्रगति, जैसे जैसे उसका ब्रेन विकसित होता चला गया वैसे वैसे मानव प्रगति करता चला गया। अब हम देखेंगे कि जो पूरा पाषाण काल का जो ये कालखंड है, सबसे लंबा कालखंड 25 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, उसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आप ध्यान से देखेंगे व्हाइट बोर्ड पर तो ये स्टोन एज का 3 कालखंड आपको यहाँ दिख जाएगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। और फिर हम देखेंगे कि इस पूरा पाषाण यानी पैलियोलिथिक एज के भी 3 कालखंड है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये एरो यहाँ आया हुआ है और फिर इसके 3 डिविजन्स हो गए हैं। ये फ्लो चार्ट के रूप में मैंने आपकी सुविधा के लिए बना दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि एक समय में ही जो है आपको पूरा एक क्लियर जो है कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कौन सा कालखंड इसका क्या है। यद्यपि आप देखेंगे कि कुछ अलग अलग किताबों में या कुछ अलग अलग हिस्टोरियंस ने इस कालखंड को 5 लाख वर्ष पूर्व से बताया है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन ईयर्स बिफोर या 25 लाख साल से 26 लाख साल पहले अफ्रीकी महाद्वीप में हमें प्रथम मानव के साक्ष्य जो है, ह्यूमन एविडेंस जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए ये कालखंड ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता है। और 10,000 ईसा पूर्व तक यानी 10,000 BC तक हम इस पीरियड को देखेंगे और उसके बाद जैसे जैसे होमो सैपियंस यानी जो बुद्धिमान आधुनिक मानव डेवलप करता चला गया, उसका ग्रोथ होता गया, वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया। आग की खोज हो गई थी लेकिन आग का प्रयोग करना यहाँ सीखा। उसके बाद कैसे आगे के कालखंड में जो है और चीज़ें डेवलप्ड हो जाती हैं, पशुपालन होता है, फिर वहाँ से जो हम कृषि को अग्रसर हो जाते हैं, समाज जो है वो आ जाता है। ये तमाम चीज़ें मैं अगले टॉपिक में आपको विस्तार से बताऊंगा। फिर हम यहाँ आते हैं पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज में। इसके 3 पीरियड्स हम देख रहे हैं। निम्न पूरा पाषाण काल दैट इज लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल दिस इज नोन एज मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड उच्च पूरा पाषाण काल दिस इज अपर पैलियोलिथिक एज। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा, ऐसा कालखंड 25 लाख साल पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम लोअर पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। 50,000 BC से 40,000 BC तक के इस 10,000 साल के कालखंड को हम मिडिल पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल। और 40,000 BC से 10,000 BC तक के इस कालखंड को हम उच्च पूरा पाषाण काल या अपर पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं आते, फिर भी मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता दिया कि पैलियोलिथिक एज को भी जो है, जो इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है, उसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ से कोई बहुत विशेष क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी जो मेरा अगला वीडियो जो आएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल आएगा, उसमें आप देखेंगे कि मैं इसके भी बेसिक अंतर को आपको बताता चलूँगा। और मेरी कोशिश क्या रहेगी कि गागर में सागर भरने की, यानी मैं कोशिश करूंगा कि इतिहास के या फिर आगे भूगोल के या फिर भारतीय राजनीति के और तमाम अन्य करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स के जो भी इंटरेस्टेड टॉपिक्स होंगे, उन सब में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। उनके उत्तर यानी उनके आंसर्स मैं आपको बताता चलूँगा, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप अगर लास्ट तक मेरे वीडियोस को देखते जाएंगे तो आपको निसंदेह फ़ायदा होगा साथियों। और इस कोरोना काल में आप सभी जो है अपने घर में जो है सुरक्षित रहें, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जब तक ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत विधिवत नहीं हो जाती हैं, तब तक तो मैं ऑनलाइन नियमित आऊँ ही। उसके बाद भी मैं ऑनलाइन आपसे पूरी कोशिश करूँगा कि समय निकाल करके जुड़ा रहूँ और विभिन्न टॉपिक्स पर आपसे परीक्षा उपयोगी चर्चाएं जो हैं वो करता रहूं। तो साथियों, आप मुझसे प्लीज़ जुड़े रहेंगे, इसमें निसंदेह आपको फ़ायदा होगा। कम से कम जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा होगा। और मेरे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं काफ़ी हैं, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल क्लासेस लेता हूं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो उन्हें भी जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में फैक्ट्स बताता चलूँ। और आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अभी शुरुआत है तो इसलिए मैं केवल वीडियोज़ अपलोड करूँगा, फिर आने वाले समय में मैं लाइव डिस्कशन की भी शुरुआत करूँगा। और एक निवेदन और रहेगा
कि अगर आपको कुछ कमी नज़र आई होगी तो आप कृपया मुझे बताएंगे, ताकि पढ़ाने के स्टाइल में मैं चेंजेस लाऊं। कोई भी इंसान जो है वो परिपूर्ण नहीं होता है, सब में कमियां होती हैं। तो जैसा होगा आप मुझे जो है बताएंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं क्या नहीं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उन्हें दूर करूं, और आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, और वहां से जो है आराम से आप मेरे वीडियोस को देखें दोस्तों। और तब तक के लिए अब मैं विदा लूँगा आप लोगों से, और कोशिश होगी कि अगले दिन जो है मैं अपने नए वीडियोज़ के साथ, जो कि स्टोन एज यानी पाषाण युग से पर आधारित होगा, उसे ले करके मैं आपके समय पुनः उपस्थित रहूं। जय हिंद, जय भारत।